प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो व्याख्यानों में आप लोगों ने पढ़ा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, उसके वर्गीकरण तथा उसके कार्यों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से दो पार्ट किए गए थे, दो डिवाइडेशन हुआ था, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग वहाँ पर अध्ययन कर चुके थे। चूँकि मुख्य रूप से आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना है, जिसमें आज हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो दो डिवाइडेशन किया गया है, एक ब्रेन तथा दूसरा स्पाइनल कार्ड, तो आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपको इकाई प्रथम जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत पढ़ना है। वह पहली ही यूनिट आपकी अभी चल रही है। चूँकि मनोविज्ञान मुख्य रूप से व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, तो इसलिए हम जब भी बात करेंगे किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की या तंत्रिका तंत्र की, तो हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है कि वह किस तरह से प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मस्तिष्क क्या है, कॉन्सेप्ट मस्तिष्क का समझेंगे, उनमें कौन कौन सी मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, वह हमारे व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ मस्तिष्क को अध्ययन की दृष्टि से किन किन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो व्याख्यान में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रेन क्या है, मस्तिष्क क्या है। तो चूंकि आप मस्तिष्क सामान्य भाषा में आप सिर की खोपड़ी को समझते होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे कि मस्तिष्क जो होता है वो सिर की खोपड़ी में अवस्थित होता है, यानी कि जो हमारा कड़ा भाग दिखता है जिसको आप छू सकते हैं, उसके अंदर अवस्थित होता है, उसके भीतर होता है, जो कि 3 लेयरों द्वारा यानी कि 3 ऊतकों से बने हुए सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वह सुरक्षा के दृष्टि से 3 लेयरों द्वारा घिरा होता है। ऐसी सुरक्षात्मक परतें जो होती हैं वो मेनिंग्स द्वारा बनी होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे डूरा मैटर कहा जाता है, तथा जो सबसे भीतरी परत होती है उसे पिया मैटर कहा जाता है। डूरा मैटर तथा पिया मैटर के बीच एक कोमल जालीनुमा संरचना होती है, जिसे एरेक्नोइड कहा जाता है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। एरेक्नोइड के भीतर का जो क्षेत्र होता है एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ यानी लिक्विड से भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा तरल पदार्थ जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, शॉर्ट में आप उसे CSF कह सकते हैं, से भरा होता है, जो एक साफ एवं रंगहीन तरल पदार्थ होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा ब्रेन होता है वह 3 लेयरों के सुरक्षात्मक परतों द्वारा घिरा होता है। सबसे जो बाहरी परत होती है उसे डूरा मैटर कहा जाता है, और जो अंदर की सबसे परत होती है उसे पिया मैटर कहा जाता है। लेकिन इन दोनों परतों के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण एक परत होती है जिसे एरेक्नोइड कहा जाता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल कहा जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मस्तिष्क को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। तो हम समझते हैं कि जो सेरिब्रोस्पाइनल है उसके क्या कार्य हैं, वो किस तरह से मस्तिष्क को सुरक्षित करता है। जो सेरिब्रोस्पाइनल है उसके जो कार्य हैं वह हैं CSF, जो यांत्रिक रूप से मस्तिष्क के लिए आघात अवशोधक का काम करता है। यानी कि यह क्या करता है, एक तरह से जो भी आघात कोई लगने वाला है उससे बचाता है मस्तिष्क को। जैसे जैसे क्या होता है कि जब हम अपने मस्तिष्क को इधर उधर हिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम हिलाते हैं तो उस पर धक्का लगेगा, लेकिन जो CSF होता है, चूंकि वो एक लिक्विड से भरा होता है, तो वह मस्तिष्क को मैनेज कर रखता है, और मस्तिष्क क्या होता है उसमें तैरता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का धक्का या आघात नहीं पहुंचता है। दूसरा जो इसका कार्य है कि CSF रक्त नलिकाओं तथा मस्तिष्क ऊतकों के बीच कई पदार्थ, जिसमें पोषक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं, के बदले में CSF मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी कि ब्रेन के सुरक्षा के साथ साथ उसका पोषक पदार्थ भी उसमें होता है, उस लिक्विड में। यानी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर वह उसका पोषण करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसका मेंटेनेंस करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है
वह मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि जो हमें ये आकार दिख रहा है, यह आप देखेंगे कि दो कलर में दिखता है। जो सेरिब्रम होता है या बृहद मस्तिष्क जो दिखता है उसके दो कलर होते हैं, एक वाइट दिखता है और ग्रे दिखता है। तो मस्तिष्क चाहे जिस तरफ से भी हम देखें तो दो रंग के पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर। जो उजला रंग का पदार्थ आपको दिख रहा है वह क्या होता है, आपने जब न्यूरॉन पढ़ा होगा, चूंकि यह पूरा जो सेरिब्रम होता है वह न्यूरॉन्स के गुच्छों से बना होता है। तो जो उजला पदार्थ दिखता है वह एक्सान के माइलन शीथ के कारण दिखता है। यानी कि जो एक्सान न्यूरॉन से निकलते हैं उस एक्सान पर, चूंकि आप जानते हैं माइलन शीथ से ढका होता है, क्योंकि ये माइलन शीथ ही उसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देता है किसी भी नर्व इम्पल्स को। तो उसी माइलन शीथ की वजह से क्या है, ये जो सेरिब्रम है वह उजला दिखता है, सफ़ेद दिखता है। लेकिन जो भूरे रंग का जो पदार्थ दिखता है उसमें कोश शरीर होते हैं, यानी कि जो सेल बॉडी होती है उसके कारण भूरा दिखता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर हम जब ब्रेन को बीच में से काट के दिखाते हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि ये काटा गया है। तो ये आप देखेंगे, ये ग्रे मैटर यहाँ दिख रहा है, ये ग्रे मैटर, और ये बीच में वाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडी के कारण ग्रे दिखता है, और जो वाइट मैटर होता है वो माइलन शीथ के कारण वाइट दिखता है। तो इस तरह से जो ब्रेन होता है उसमें अलग अलग कलर दिखते हैं, वो न्यूरॉन्स की संरचना के कारण दिखते हैं, न्यूरॉन्स के अपने अलग अलग हिस्सों के कारण दिखते हैं। अब हम बात करें कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1.36 किलोग्राम होता है, यानी कि 1.36 किलोग्राम होता है। तथा इसमें जो लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि यह न्यूरॉन्स के गुच्छों से ही बना होता है। इसी वजह से मस्तिष्क जो है देखने पर, यानी कि जब खोपड़ी हटाते हैं तो वह उजले और भूरे रंग का दिखता है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को उनके कार्यों, स्थिति और अध्ययन की दृष्टि से कुछ अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है सर्वप्रथम, जिसमें सबसे पहले भाग को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, जो फ्रंटल लोब के पास होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में जो महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क यह सिर के अगले हिस्से में अवस्थित होता है, इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और बृहद मस्तिष्क सम्मिलित होते हैं। यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, जिसमें यह मुख्य रूप से 4 मुख्य संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो हमारे व्यवहार के लिए, हमारे क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। थैलेमस जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रिले सेंटर का काम करता है। आप चित्र में देखेंगे तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है वो थैलेमस है। अब हम चूँकि अगले वीडियो व्याख्यानों में हम लोग इन संरचनाओं को अलग अलग अध्ययन करेंगे और उसकी स्थिति को समझेंगे, वह किन तरह के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, किन तरह की क्रियाएं करते हैं, वो सभी हम अलग वीडियो व्याख्यान में सभी मुख्य पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो थैलेमस जो कि रिले सेंटर का काम करता है, हाइपोथैलेमस जो कि एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण थैलेमस के जस्ट नीचे सटा हुआ होता है, जो मुख्य रूप से संवेग और हमारी शारीरिक समस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो यह केवल स्तनधारी प्राणियों में पाए जाने वाले एक ऐसे कुछ संरचनाओं का समूह है जो हमारे जटिल कार्यों, सांवेगिक कार्यों, स्मृति आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा वहीं हम बात करें बृहद मस्तिष्क, सेरिब्रम की बात करें तो यह भी हमारे कार्यों के लिए, जो ये ऊपर का पार्ट जो ये सब दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें, ये सब सेरिब्रम के अंतर्गत आता है और उसका अलग अलग क्षेत्र डिवाइडेशन होता है। हम जब बृहद मस्तिष्क पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बृहद मस्तिष्क भी 4 भागों में बटा होता है, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब तथा टेम्पोरल लोब। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यह हम अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की तो यह एक छोटी सी संरचना मस्तिष्क में होती है। मध्य मस्तिष्क यह सिर के अगले और पिछले हिस्से के बीच में होता है। इसका मुख्य जो भाग होता है वह रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है।
जो अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। वहीं हम इसके तीसरे भाग की बात करें जो पश्च मस्तिष्क, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पश्च मस्तिष्क यह सिर के पिछले हिस्से में अवस्थित होता है तथा इसमें जो मुख्य रूप से संरचनाएं होती हैं, मेडुला, सेतु, लघु मस्तिष्क तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन सम्मिलित होता है। मेडुला जो कि हमारी सुषुम्ना या रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ सबसे निचला भाग होता है, उससे ऊपर सेतु होता है और एक अलग संरचना जो आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ दिख रही है या आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो संरचना है ये लघु मस्तिष्क है एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ये पश्च मस्तिष्क में सम्मिलित होता है। इन सभी को हम लोग अलग वीडियो व्याख्यान में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह किस तरह से विभिन्न तरह के व्यवहारों के लिए जिम्मेदार हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने चूंकि मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों बहुत ही, मध्य मस्तिष्क बहुत छोटी संरचना है, इसलिए मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क दोनों को एक साथ अध्ययन करने के लिए दोनों को एक साथ कहा गया मस्तिष्क स्तंभ। इस तरह से अब हम लोग अगर देखें तो जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क का डिवाइडेशन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दो भागों में किया गया। एक को कहा गया अग्र मस्तिष्क, जिसमें आपने देखा कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और बृहद मस्तिष्क सम्मिलित होता है, और वहीं मस्तिष्क स्तंभ जिसमें मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों को एक साथ मिलाकर मेडुला, सेतु, लघु मस्तिष्क तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो व्याख्यानों में इन्हीं सभी संरचनाओं को क्रमशः पढ़ेंगे ताकि आपको मस्तिष्क के विभिन्न संरचनाओं, उनके कार्यों, उनकी स्थिति और साथ ही साथ यह व्यवहार किस व्यवहार के लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो व्याख्यानों में मिलने वाला है। तो हमें उम्मीद है आपको ब्रेन के कॉन्सेप्ट और उसका डिवाइडेशन, उसका स्थिति समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यानों में। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।